Assalamu alaikum. Today our topic is regarding record of rights, that is section 39 of Land Revenue Act. This is one of a very important section because we have already discussed that every state has to have a record of rights, and रिकॉर्ड ऑफ राइट जिसको हम आम ज़बान में मिसल हकीयत भी कहते हैं, ये एक बुनियादी डॉक्यूमेंट है जो सेटलमेंट के वक़्त बनाया जाता है. सो लेट अस स्टार्ट. Okay, it is the first time settlement of state done by Board of Revenue और आफ्टर 50 years it is updated. यानी कि अगर ये कहा जाए कि कोई एक समझ लें कि एक लैंड है और ये कहा जाता है जी कि इस लैंड की सेटलमेंट करनी है, यानी इस लैंड को हमने बाकायदा इसकी मार्किंग करनी है कि इस लैंड के कितने हिस्से करने हैं, इसमें कितने खसरे होंगे, इसके मालिकान की तफसीलात को हमने कैसे दर्ज करना है ताकि उनसे रेवेन्यू रिसीव किया जाए. तो इस की जो फर्स्ट सेटलमेंट होती है उसको याद रख लीजिए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहा जाता है, और ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर से होता है. ऑफ कोर्स इसके लिए एक पूरी हिरार्की है, जैसे हमने रेवेन्यू ऑफिसर्स की हिरार्की पढ़ी है, ऑल द वे डाउन फ्रॉम पटवारी अप टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और इसमें ये सारे लोग किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व उस मुतलका स्टेट के से जो मुतलका वो सारे के सारे ये लोग हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं. So what does it describe? It describes the rights of all the people interested therein. For example, about honor. I mean, who is the owner of the land? It will be described there. Who is the tenant? Like who has possession of the land? And also what kind of land there is. I mean, there are a lot of kinds of land. For example, we have studied it before. Either that land is mera or it is lapada. मेरा वो लैंड है कि जो आबादी से दूर होती है, लपाड़ा वो लैंड है जो आबादी से करीब होती है और इसलिए कॉस्टली होती है. वेदर दैट लैंड इज़ बंजर कदीम और बंजर जदीद, वेदर दैट लैंड इज़ इरीगेटेड बाय artificial channels or it is an unirrigated land. So this all things, I mean, and how is it irrigated? Whether it is irrigated by any canal, by a dam, by a tube well. So everything regarding an estate is incorporated in record of rights. And next one is every state has a record of rights. For sure every state must स्टेट का ही रिकॉर्ड ऑफ राइट. अगर किसी स्टेट का रिकॉर्ड ऑफ राइट नहीं है तो इसका मतलब कि वो स्टेट ही नहीं है. इट इज़ द सेटलमेंट ऑफ एन स्टेट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिसले हकीयत. लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 एंड टेनेंसी एक्ट सेक्शन 17 हैज़ टू बी स्टडीड फॉर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स. बट अगेन ये सारे का सारा जो हम जो इसमें इस वक्त अभी जो बात कर रहे हैं वो सेक्शन 39 की हद तक हम रह के बात करेंगे. बट अगेन इसमें थोड़ा बहुत आपको ये याद होना चाहिए कि चैप्टर 6 में जिसमें ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स हैं. इसके अलावा लैंड रेवेन्यू रूल्स, उसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बताया गया है. So why accurate record of rights is necessary? Because of the sound assessment and collection of land revenue. It consists of the detail of persons who are landowners or entitled to receive the rent or enjoy the production of land. So जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये टेनेंट्स को भी बताता है, लैंड ऑनर्स कौन है. आई थिंक दैट यू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन लैंड ऑनर एंड ऑनर ऑफ द लैंड. दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है. लैंड ऑनर कुछ का मतलब कुछ और है और ऑनर ऑफ द लैंड का मतलब कुछ और है. तो लैंड ऑनर जो है वो ऑनर ऑफ द लैंड भी हो सकता है, और इसी तरह ये वाइस वर्सा चलता है ये काम. Nature and extent of rights of those persons and benefits attached with them. So whoever has any interest in the land, what kind of interest he has, whether he is a mortgagee there, whether he is the owner there, whether he is the tenant there, whether he is टेनेंट एट विल देयर. टेनेंट की जो हमने किस्में पढ़ी नहीं, जो बंदा वहाँ पे मौजूद भी है जिसका इंटरेस्ट है उस लैंड में, वो किस किस्म का इंटरेस्ट है और उसका कितना इंटरेस्ट है, ये भी पता चलता है हमें.
द डिटेल्स ऑफ ड्यूज टू बी पेड बाय दिस पर्सन आइदर टू गवर्नमेंट और अमंग देमसेल्व्स। यानी कि ये वो बातें अब हम वो बात कर रहे हैं कि आपने कितना पैसा गवर्नमेंट को देना है या कितना पैसा आपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी इसमें बयान किया होता है किसमें, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। तो इससे आपको ये भी जाहिर हुआ कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में आई मीन इट हैज एवरीथिंग रिगार्डिंग द स्टेट। सो फील्ड मैप ऑफ एन स्टेट। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में और क्या चीज़ें होती हैं। फील्ड मैप जिसको हम शजरा अक्स खिश्तवार कहते हैं, इसको हम आम ज़बान में लट्ठा भी कहते हैं। लट्ठा एक पटवारी के पास एक वो पीस ऑफ क्लॉथ होता है, उस पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर पूरा एक मैप बना होता है उस एक पूरी लैंड का। यानी कि आप ये समझिए कि अगर हम ये कहते हैं कि कोई एक मोज़ा है, उस मोज़े का आपको पता चलना चाहिए कि भाई उस मोज़े में जो फ़लाँ लैंड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आप पटवारी के पास एक के उसको कहते हैं कि भाई मुझे लट्ठा दिखाओ, मुझे शजरा अक्स खिश्तवार दिखाओ, उस शजरे पे के ऊपर हर पीस ऑफ लैंड का उसके ऊपर एक खसरा नंबर दिया। तो ये तो लट्ठे के ऊपर याद रख लीजिएगा, अगेन लट्ठे के ऊपर खसरा नंबर दिया था और उस खसरे नंबर से आपको पता चलता है कि ज़मीन कहाँ लोकेट कर रही है, उसके शुमाल में क्या है, उसके जनूब में क्या है, उसके मशरिक में क्या है, उसके मगरिब में क्या है। सो वेयर डज दैट लैंड एक्चुअली एग्जिस्ट, इट इज़ यू कैन पॉइंट इट आउट बाय खसरा नंबर और सर्वे नंबर। खसरा नंबर कह ले, सर्वे नंबर कह ले, बात एक ही है। स्टेटमेंट ऑफ कस्टम्स वाजिबुल अर्ज respecting rights and liabilities in the states, for example way of irrigation, right of way, social activities, this is set by villagers. It has effects on nature of ownership too. So this is okay, wajibul arz is very important। यानी जब सेटलमेंट हो रही थी, अब हर जगह की अपनी मखसूस नौयत होती है। अब जब आप वहाँ पे कहते हैं जी कि ठीक है जी ये अभी हम सेटलमेंट तो इसकी कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इरिगेशन कैसे करनी है, अगर वो इलाका पहाड़ी है वहाँ से अगर कोई दरिया आ रहा है तो चलो जी हम दरिया से करेंगे। अच्छा जी नहीं, हमने इस जगह दरिया से करनी है और उस जगह पे हमने जो है वो कैनल से करनी है या झील से करनी है। तो बाद में जब आप वो ये कह लें कि बाद में जब वो ऑनरशिप्स चेंज होती है तो बाद में कहीं ये वाला मसला उठ जाए कि जिस लैंड को पहले रिवर से किया जा रहा था, वो बाद में वो ऑनर जो नया सब्सिक्वेंट ऑनर वो ये कि नहीं जी मुझे तो दूसरी तरफ से इसको इरीगेट करना है। तो आपने कहना है नो, क्योंकि वाजिबुल अर्ज बनाते वक्त हमने ये बात लिख चुकी थी उस वक्त ये बात, और ये बात मिसल हकीयत का हिस्सा बन चुकी है वाजिबुल अर्ज में कि नहीं इस जगह पे जो लैंड होगी जो भी उसका ऑनर होगा उसको इस तरह से इरीगेशन वो करेगा। इसके अलावा भी जो है वो और भी इसमें कई बातें इसमें आ सकती है कि ये सारे के सारे उस इलाके के कस्टम्स को आपने देखा वो देखना होता है कि कस्टम्स जो है वो कैसे ऑनरशिप्स पे इफेक्ट होते हैं। इसको हम कहेंगे वाजिबुल अर्ज या स्टेटमेंट्स ऑफ कस्टम्स। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू बी इंक्लूडेड इन रिकॉर्ड ऑफ राइट। अब इन एनी अदर डॉक्यूमेंट इस फील्ड ऑफ मैप के अलावा, स्टेटमेंट ऑफ कस्टम्स के अलावा, यानी किसी और डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समझता है जी कि ये भी जरूरी है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में डालना, तो वो डाल सकता है। नेक्स्ट वन इज दी वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 रूल 30 सब क्लॉज सब रूल 1 प्रिस्क्राइब फर्दर डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन इंक्लूडेड इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देयर आर एज फॉलोज। अब इसके अब अच्छा देखिए, ये जो अभी तक हमने बात पढ़ी, ये पढ़ी हमने सेक्शन 39 तक की बात कि ये मोटी मोटी बात हमने पढ़ी कि उसमें हमने ये पढ़ लिया जी कि वाजिबुल अर्ज होगा, लट्ठा होगा जिसको शजरा वो कहते हैं, ठीक है, और भी कोई डॉक्यूमेंट होंगे इसके अलावा जो है वो जो पिछली जो पहली बात थी वो एक किस्म की, इसको हम जमाबंदी भी कहते हैं। यानी कि जो बात हमने भी पहले पढ़ी उसमें हमने ये पढ़ा ना कि जमाबंदी होगी एक किस्म जिसको हम आगे जमाबंदी को पढ़ेंगे। तो जमाबंदी होगी, वाजिबुल अर्ज होगा, वो शजरा होगा, और इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट जो इंक्लूड करें। लेकिन इसके अलावा और जो डॉक्यूमेंट्स 1968 के रूल 30 में दिए हुए उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। नंबर 1 इज प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग्स इंडेक्स, जिसको रोपकार भी कहते हैं। ये एक इंडेक्स होता है पहला जिसमें लिखा होता है कि भाई इस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट शामिल होने हैं, ये एक इंडेक्स होता है। जीनियोलॉजिकल और पेडिग्री ट्री दैट इज शजरा नसब 6 जनरेशन इंक्लूडेड। आप सुना होगा आपने कि भाई शजरा निकालें जी बंदे का कि वो इस स्टेट में कहाँ से कब से मालिक चलता हुआ आ रहा है। अब ये शजरा इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इससे आपको भी पता चलता है कि बंदा जो है वो कितने अरसे से उस लैंड पे मौजूद है, उसका डोमिसाइल
और उसके जो वेदर वो एक आला मालिक की डेफिनेशन में आता है नहीं आता, ठीक है, वेदर उसकी शमलात में जो है हिस्सा बनता है नहीं बनता, तो ये बहुत ज़रूरी होता है शजरा नसब। इसलिए इंडेक्स सर्वे और खसरा नंबर ज़ाहिर बात है, खसरा नंबर उसमें दिए हुए होंगे ना, जो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट है, पता तो चले ना कि भाई कौन कौन से खसरा नंबर्स हैं उसी स्टेट में। अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स ऑफ लैंड ऑनर्स, अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स ऑफ मॉर्टगेजीज इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि मॉर्टगेजीज वो मॉर्टगेजी जिसके पास पोजेशन ट्रांसफ़र हो चुकी हुई है, वो बैंक भी हो सकता है या कोई एक इंसान भी हो सकता है, तो उन सब के नाम उसमें दिए हुए होते हैं अल्फ़ाबेटिकली, पूरा इंडेक्स होता है वो। नोट ऑफ चेंजेस इन काइंड ऑफ सॉइल, तगय्युरात ज़मीन, क्योंकि देखें ना ज़मीन की जो हैयत है वो चेंज होती रहती है। अगर एक ज़मीन जो है वो बंजर है, हो सकता है उसको कल्टीवेट करने के लिए कुछ उसमें प्रोग्रेस आ गई हो। वेदर एक जो ज़मीन है, वेदर इट इज़ बंजर कदीम और बंजर जदीद, बंजर कदीम से बंजर जदीद में वो तब्दील हो गई हो या बंजर जदीद से बंजर कदीम में तब्दील हो गई है, तो इससे ज़मीन की जो नोयत है वो चेंज होती रहती है, तो इस तगैर को भी इसमें नोट किया जाता है। रजिस्टर हकदारान नखलिस्तान, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये उन इलाकों के लिए जहाँ पे खजूरों के दरख्त वगैरह होते हैं, तो उनके लिए था ये। स्टेटमेंट नक्शा ऑफ राइट्स इन वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, इसको नक्शा चाह भी कहते हैं हम, कि जो वो कितने हैं उस इलाके में वो कुएं या ट्यूबवेल्स वगैरह कितने, इसका पता चलना चाहिए उनको। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर्स फर तकसीम आब जिसको कहते हैं, कि भाई इरिगेशन किस, देखे ना ऊपर की तो बात है कि ट्यूबवेल और वेल कहाँ पे मौजूद है, इसमें ये कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी इरिगेशन की, कि उस पूरी स्टेट में जो लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, हाउ विल वाटर बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, this is how it is there has to be a document, and this document shows that how water is for irrigation is distributed among the landowners there. स्टेटमेंट ऑफ राइट्स इन वाटर मिल्स, नक्शा हकूक पंचक्कियात, जो पंचक्की अब तो खैर वो काफ़ी कम हो गया, लेकिन ये बहरहाल इसका एक हिस्सा है। स्टेटमेंट ऑफ असेसमेंट्स इन लैंड रेवेन्यू की जो असेसमेंट है उसका एक इसमें एक डॉक्यूमेंट होगा। ऑर्डर ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर डिस्ट्रीब्यूटिंग असेसमेंट ओवर होल्डिंग्स, यानी कि पहले तो आपने स्टेटमेंट एक बनानी है कि लैंड रेवेन्यू को असेस करना है, उसके बाद उस असेस्ड जो लैंड रेवेन्यू है उसके मुताबिक जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो एक ऑर्डर जारी करेगा कि भाई ये जो रेवेन्यू है ये इनमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो ये भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का हिस्सा होगा। देन फील्ड बुक, इट इज अ मैप ऑफ लैंड वेयर ततिम्मा इज ड्रॉन। ततिम्मा देखें, ततिम्मा इसको हम तफसील से आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक सिर्फ आपको ये समझ, ततिम्मा ये होता है कि यहाँ से आप इतनी सी बात से अंदाज़ा लगाएंगे, जब आप फ़र्ज़ किया एक शख्स जो है उसकी ज़मीन है 2 खसरों में, ठीक है, और वो आधी ज़मीन अपनी एक खसरे से बेचना चाह रहा है और आधी ज़मीन दूसरे खसरे से बेचना चाह रहा है, ठीक है, या अगर उसकी ज़मीन एक खसरे में तो वो अपना आधा खसरा, वो आधी ज़मीन बेचना चाह रहा है, आधी अपने पास रखेगा, तो फिर खसरा टूट जाएगा। तो जब खसरा टूटता है तो उसके टूटने को ततिम्मा कहते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन ऑफ खसरा इज़ बेसिकली ततिम्मा। तो जब डिवीजन होता है तो ज़ाहिर बात है मैप तो चेंज हो जाएगा ना फिर, तो उसको भी उसको हमने फील्ड बुक का नाम दिया हुआ है, तो उसमें जिसमें ततिम्मा जो है वो रजिस्टर होता है। आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट कलेक्टर विल अटेस्ट इट, ठीक है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को फॉर श्योर पहले वो पटवारी कानून गो के साथ, तहसीलदार के साथ, ये सारे मिलकर इसको बनाते हैं, सब कुछ करने के बाद फिर कलेक्टर इसको करता है, उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी सब्सिक्वेंटली इसको करता है, तो वो उसकी तौसीक करता है, तब ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनता है। इसको मिसल हकीयत कहते हैं, क्योंकि ये 50 साल में एक दफ़ा बनती है, या जब एक स्टेट को जब हम पहली दफ़ा उसकी सेटलमेंट कर रहे होते तब ये होती है। Under Section 40, Board of Revenue or government can either order to revise or make a new record of rights. So if a government thinks or Board of Revenue thinks that any record of right of a state is not up to the mark, then Board of Revenue can order to make another record of right, and that other record of right उसको हम स्टैंडिंग रिकॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। अंडर सेक्शन 40 एक बात आपने याद रखनी है कि अंडर सेक्शन 40 जब भी कोई नया वो बनता है रिकॉर्ड ऑफ राइट, तो उसको हम स्टैंडिंग रिकॉर्ड भी कहते हैं। ये आपने बात को
समझ लें, उसको स्टैंडिंग रिकॉर्ड भी कहते हैं, स्टैंडिंग सेटलमेंट रिकॉर्ड या स्टैंडिंग रिकॉर्ड जो भी है. Okay, next one is the note. I have put it here specifically for the lawyers, especially क्योंकि again इसकी कोर्ट में वैल्यू क्या होती है. So this is very important. Presumption of truth is attached with such entries, but at the same time, just being entered as an owner of a land in record of right is not a conclusive proof of ownership. आर्टिकल 129 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1984, ये मैंने इसका स्पेशली हवाला इसलिए दिया कि जब भी एज अ लॉयर अगर आप कोर्ट में जाते हैं, फ़र्ज़ कि अगर आपके सामने आपके सामने केस ऐसे आता है कि भाई कि एक एंट्री जो है वो एक शख्स एक एंट्री को लेके आता है, कहता है जी देखिए जी मेरा तो मिसलिकियत में नाम है, मैं तो ऑनर हूँ, तो मैं बिल्कुल एक जो है ना मेरी इस ऑनरशिप को कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता. नो, इट्स रॉन्ग. देखें, रजिस्ट्रेशन एक्ट की सेक्शन 17 आपने पढ़ी थी ना कि नॉन टेस्टामेंट्री जो जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा. अगर 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 उस तरह से किसी के पास कोई रजिस्ट्री मौजूद है, रजिस्ट्री जो है ना वो एक कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ ऑनरशिप हो सकता है. जब क्योंकि कोर्ट में जब रजिस्ट्री को लिखने वाला और रजिस्ट्री के जो वो थे स्क्राइबर और उसके जो विटनेसेस, अगर वो उनको ले आता है तो फिर दैट इज़ कंक्लूसिव प्रूफ. लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो एंट्री है, महकमा माल की जो एंट्री होती है, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता ऑनरशिप का, ये याद रख लें. हाँ, उसके साथ जो है वो आर्टिकल 129 ऑफ कानूनी शहादत आर्डर को अगर आप पढ़ें तो उससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ उसके साथ प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ तो अटैच है, क्योंकि वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है. आर्टिकल 85 ऑफ कानूनी शहादत आपको बताता है ना पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन से. तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के साथ एक प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ अटैच होती है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन अगेन जस्ट के आप ये कहें जी कि मेरा नाम जो है मिसलिकियत में चलता हुआ आ रहा है तो मैं तो मालिक हूँ, नो, और मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता. नो, ऐसे नहीं होता. चैलेंज किया जा सकता है, इंट्रीज को चैलेंज किया जाता है. और ये भी मैं आपको बताऊं कि इसी लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत हम आगे देखेंगे कि जो इंट्रीज हैं वो आगे चैलेंज होती हैं. मिसाल के तौर पे जो इसी लैंड रेवेन्यू एक्ट की जो सेक्शन 53 है उसके अंदर जो है आप जो है वो रॉन्ग एंट्रीज को दुरुस्त कर सकते हैं. और इसके अलावा जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसकी सेक्शन 42, उसके तहत आप सिविल कोर्ट में दावा कर सकते हैं कि अगर कोई एंट्री गलत हुई हो. तो याद रख लें कि सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वो भी इस ज़िम्मन में आपके काम आ सकती है अगर आपने किसी एंट्री को चैलेंज करना है. लेकिन उसके लिए आपको एक कोई रजिस्ट्री लानी पड़ेगी या कोई ऐसा प्रूफ लाना पड़ेगा कि भाई ये एंट्री गलत है. अब ये एंट्री जो है कोई ये ऑनरशिप की एंट्री ना भी हो, अगर कोई कल्टीवेटर की एंट्री हो या पोजेसन की एंट्री हो तो वो भी चैलेंज की जा सकती है इसी तरीके से. तो अगेन यू कैन चैलेंज द एंट्री, but again you will need a very strong proof for that. So I hope that this lecture and this presentation was fruitful for you. Again, if you have any kind of question, do ask me please. I will be happy to help you, and you have my WhatsApp number under this video. Thank you.